हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म डिजिटल। हम लोग कह रहे हैं 45 डेज में 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिवीजन ऑन दिस चैनल। पिछले कुछ 2 वीक से हम लोग हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे ले रहे हैं और आपको एक क्विक रिवीजन दे रहे हैं यूजिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम साथ में ट्राई कर रहे हैं। इसी तरह से आज का भी हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से लेंजेस लॉ एंड फैराडेज लॉ। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक कहूँगा मैं, बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है लोगों को कि कैसे सवाल को अप्रोच करना है। तो आज इसी पे फोकस करेंगे कि लेंजेस लॉ या जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फैराडेज लॉ के क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करें। तो पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं दोनों लॉज का एंड फिर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड जो हमारा लेंजेस लॉ या फैराडे लॉ है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड जो हमारा जो पॉइंट है, तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं। छोटा सा पॉइंट है और ये जो पॉइंट है सिमिलरली मैच करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, तो आप वहां से भी अपनी नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, ये एरिया जरूरी नहीं कि रियल एरिया हो। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ एक्चुअली कोई डिस्क रखा है, आई एम जस्ट सेइंग कि यहाँ एक एरिया कंसिडर कर रहे हैं। ये एरिया हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, रियल एरिया भी हो सकता है। वी आर कंसिडरिंग अ स्मॉल एरिया जिसका एरिया जो है वो ए है और इसका एरिया वेक्टर, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सीखते हैं, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, विच इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो लूप के एरिया के बराबर होता है और डायरेक्शन जो होता है वो आपका जो लूप होता है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। और लेट्स से कि आपका ये जो एरिया वेक्टर है ये थीटा एंगल फॉर्म करता है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साथ एट दिस लोकेशन। तो अगर हमें ये कैलकुलेट करना हो कि इस एरिया से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बी डॉट ए से, कंसिडरिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जो कि हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस होता है जो जिसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। तो बी डॉट ए यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, इफ योर फील्ड इज यूनिफॉर्म ओवर द सरफेस, यू कैन यूज बी डॉट ए और यू कैन राइट बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। जहाँ पर थीटा है वो एंगल है बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो टर्म है ये रिपीटेडली यूज होता रहेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप ये कैलकुलेट अच्छे से करते हो तो आपको ईएमएफ या करंट या बाकी सब कैलकुलेशन में इतना दिक्कत नहीं आता। आपको बस फ्लक्स याद रखना है बी डॉट ए। अगर आप वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो, अगर स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो तो आप बी ए कॉस थीटा लिख सकते हो। इसके एसआई यूनिट वेबर होता है, इसके सीजीएस यूनिट जो होता है वो मैक्सवेल होता है। तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी याद रखो, कई बार कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है और उस टाइम पे फिर कन्वर्जन फैक्टर याद नहीं आता, तो सवाल इजी होने के बावजूद भी रह जाता है। तो हम लोग याद रखेंगे कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, तो इसका ध्यान रखें। चलो एक बार हमने अगर फ्लक्स को समझ लिया, रिकैप कर लिया, तो हम आ सकते हैं फैराडेज लॉ पर। फैराडेज के दो लॉज हैं, दोनों लॉज को अगर ओवरऑल कंबाइन करें तो फैराडेज का ये कहना है कि अगर कोई भी हमारे पास इस तरह का लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी तरीके से हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में ये लूप रखा हुआ है, तो ऐसे आप कंसिडर करो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अगर इस लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होता है, ठीक है, एसोसिएटेड फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। अब अगर ये लूप मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है तो कुछ ना कुछ फ्लक्स एसोसिएटेड होगा जो कि हम बी डॉट ए से कैलकुलेट करते हैं। अगर वो फ्लक्स चेंज होगा तो इस लूप में क्या इंड्यूस होगा, चेंज इन फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ, इंड्यूसेस ईएमएफ, जिसको हम नाम देते हैं, जिसको हम मोस्टली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से, इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट लॉ है वो आपको बताता है कि जब फ्लक्स में चेंजेस होते हैं किसी भी लूप से जो किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में रखा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। सेकेंड लॉ ये बताता है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, एंड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इन दिस लूप, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है, विच इज
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। तो मतलब आपका फ्लक्स जितना फास्ट रेट से चेंज हो रहा है, अब चेंज का मतलब वो कम या ज्यादा दोनों हो सकता है, बट जितना फास्ट रेट से चेंज हो रहा है आपका इंड्यूस ईएमएफ उतना ही ज्यादा आएगा। ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन बेसिकली ये बताता है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ना, वो रेजिस्ट करेगा चेंज इन फ्लक्स को। ये हम लेंजिस लॉ में भी अच्छे से सीखेंगे, तो मैं इसको वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। बट नेगेटिव साइन जो है वो बेसिकली आपको बताने के लिए है कि हाई और लो पोटेंशियल किस साइड आएगा, क्योंकि अगर इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो रहा है इस लूप के अंदर, तो एक साइड हाई होगा, एक साइड लो पोटेंशियल डेवलप होगा। तो नेगेटिव साइन बेसिकली वो प्रिडिक्ट कराता है। अगर आपको मैग्नीट्यूड जानना है सिर्फ, कई बार क्वेश्चन में ऑलमोस्ट लाइक 70-80 ऑफ टाइम्स हमें मैग्नीट्यूड ही जानना होता है, तो आप चाहो तो उसको मॉड ले सकते हो डी पाई बाय डी टी। ठीक है, इस तरह से मॉड आप ले सकते हो अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड जाना, जो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड होता है। बट ये ध्यान रखना है कि ये जो ईएमएफ है इन अ सिंगल लूप है, इन सिंगल टर्न है, सिंगल टर्न है। अगर आपके ऊपर जो लूप्स जिससे आप ईएमएफ कैलकुलेट करें इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करना होता है। तो वी कैन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्न्स राइट हियर, और या तो यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये टोटल ईएमएफ हो जाएगा आपके सभी लूप्स में मिलाकर। ठीक है, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है टू रिमेंबर। इसके साथ अब नेक्स्ट आता है कि करंट कैलकुलेशन पर। तो एक बार ईएमएफ मिल गया तो फिर उसके बाद करंट निकालना बहुत सिंपल है। हम ईएमएफ को अगर रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दे, अगर ईएमएफ को रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड कर दे तो ये क्या मिल जाएगा, आपको करंट मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन डी फाई बाई डी टी एंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका करंट आ गया। तो आप ईएमएफ कैलकुलेट करो और फिर उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द करंट। इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। ठीक है, ये जो करंट आता है इंड्यूस ईएमएफ की वजह से, ऑब्वियसली इसका जो नाम होगा वो इंड्यूस करंट होगा। और अगर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या आपके लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ ना कुछ चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा, तो हम चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता ही है का चार्ज कितना फ्लो हुआ, वो अगर कैलकुलेट करना है तो वो आई डी टी से हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इज द टॉपिक जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीख रखा है। तो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, आई डी टी के बराबर होता है। और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से, आई डी टी अब यहाँ पे पुट करोगे तो ई इंटू आर, और ई की वैल्यू जैसे हमने अभी किया, आर को हमने बाहर कर दिया, ई की वैल्यू एन डी फाई बाई डी टी और इंटू डी टी। तो ये डी टी हटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, एन डेल्टा फाई बाई आर। तो ये एक इंपॉर्टेंट और आपके कॉन्सेप्ट में जुड़ जाता है कि आपको अगर ये निकालना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ इंड्यूस करंट की वजह से लूप के अंदर, तो वो आएगा n टाइम्स डेल्टा फाई विच इज चेंज इन फ्लक्स, विच इज चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रिमेंबर हमें टाइम की जरूरत नहीं है ये कैलकुलेट करने के लिए कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, आपको बस चेंज इन फ्लक्स चाहिए। और n जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल चेंज इन फ्लक्स। तो डेल्टा फाई एक लूप का फ्लक्स में चेंज है, आप n से मल्टीप्लाई करोगे टोटल नंबर ऑफ टर्न से, तो आपका टोटल चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तीन चीजें याद रखनी है, क्या चीज है, एक तो ईएमएफ, देन टू करंट, एंड देन वहां से चार्ज। और एक बार करंट आ गया तो फिर आप हीट कैलकुलेट कर सकते हो। समटाइम्स आपको हीट भी पूछा जाता है, तो हीट हो जाएगा आई स्क्वायर आर डी टी, है ना। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इफ रिक्वायर्ड। तो एक और चीज ऐड कर देते हैं, ठीक है, हीट। ये आप दिमाग में अच्छे से रखो, ठीक है। और चीजें बाकी कोई रटने की जरूरत नहीं है, बस ये चार चीजें दिमाग में रखो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके भी दिखाता हूँ। ये भी ध्यान रखना है कि जो इंड्यूस चार्ज है वो डिपेंड ओनली ऑन द फ्लक्स चेंज, ओनली ऑन द फ्लक्स चेंज and nature of the coil which is the resistance, nature of the coil, दो ही चीजों पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड रेट, मतलब ये लाइन ये बोलना चाहता है कि ईएमएफ जो है वो रेट पे डिपेंड करता है, बट जो चार्ज का फ्लो है वो रेट पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। उससे इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कितना फास्ट फ्लक्स में चेंज हो रहा है या कितना स्लो है, उस पे आपका इंड्यूस चार्ज डिपेंड नहीं करता है। तो नेक्स्ट हमारा लॉ है, तो ये दोनों फैराडेज लॉज हो गए। उसके साथ हमारे पास आ जाता है लेंजिस लॉ, ठीक है।
जिसपे उतने ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, बट एक के दुक्के आपको बीच में क्वेश्चंस दिखेंगे लेंजस लॉ पर। तो लेंजस लॉ जो है वो बेसिकली एक डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बताता है, ये आपको अमाउंट ऑफ ईएमएफ या करंट नहीं बताता है। तो लेंजस लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि किसी भी लूप में जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस करंट का, जो हमने इंड्यूस करंट अभी फैराडे में निकालना सीखा, वो इस तरीके से आएगा कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर सके, अपोज कर सके। अब वो कैसे अपोज करेगा, उसके लिए हमारे पास ये समझना होगा कि आपके इंड्यूस करंट की वजह से हमारे पास एक नया खुद का मैग्नेटिक फील्ड आता है, और वही फील्ड जो होता है वो फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक केस ले लेता हूँ, ऐसा समझ लो ये लूप है और यहाँ पे मान लो इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म फील्ड है। ठीक है, दिस इज नॉट इंड्यूस फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल फील्ड। अब अगर हम फील्ड की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा थ्रू द लूप, और फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो इस लूप को ये चीज पसंद नहीं है। अकॉर्डिंग टू फैराडे और लेंजस लॉ लूप को ये चीज पसंद नहीं है, तो लूप क्या करता है, इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए एक खुद का अपना फील्ड लेके आता है। ठीक है, और ये तो बात क्लियर है, अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड बढ़ रहा है तो हमें फील्ड को कम करना पड़ेगा। तो लूप जो अपना खुद का फील्ड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएगा, वो खुद का फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएगा, ताकि वो उसको अपोज कर सके। जो फील्ड बढ़ रहा है तो उसको कम करना पड़ेगा ना, तो कम करने के लिए वो अपना फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में लाएगा। और ऑपोजिट डायरेक्शन में फील्ड तभी आएगा जब वो जब उसका जो करंट इंड्यूस करंट वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। वो आप कर्ल रूल से बता सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन होगा किसमें, इस लूप में, अकॉर्डिंग टू लेंजस लॉ किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर इसका एक ट्रिक समझना है, थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है, तो एक ट्रिक याद रख सकते हो जो आपको हेल्प करेगा फास्ट डायरेक्शन कैलकुलेशन में। आप फ्लक्स पे ध्यान दो, अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है, अगर फ्लक्स किसी सवाल में इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा हो, या एरिया बढ़ रहा हो, या एंगल कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ रहा हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बी ए कॉस थीटा में कुछ भी बढ़ रहा हो। तो अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो आपका इंड्यूस फील्ड ऑलवेज ऑपोजिट आएगा, इंड्यूस फील्ड विल बी ऑपोजिट, ऑपोजिट, ऑपोजिट टू व्हाट, एक्सटर्नल फील्ड, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। और जैसे ही आपको मिल जाएगा इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन, आपको करंट का डायरेक्शन मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे निकाला था थोड़ी देर पहले। और वहीं पर अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग हो, ये फ्लक्स किसी रीजन से डिक्रीज हो रहा है, तो जो आपका इंड्यूस फील्ड होगा इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन एज एक्सटर्नल फील्ड, तो उस केस में भी आपको इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा, एंड देन वहां से करंट का डायरेक्शन। तो ये एक छोटा सा ट्रिक याद रख सकते हो करंट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए। लेट्स ट्राई आउट सम एग्जांपल जिसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कितना इजी है इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली जाए तो। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। We have a conducting circular loop, तो we have a circular loop is placed in xy plane। इंपॉर्टेंट है कि ध्यान दें कि xy plane में प्लेस किया, आपको आगे दिखेगा ऐसा क्यों। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, इट्स नॉट अ यूनिफॉर्म फील्ड, इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बिकॉज ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है इन एसआई यूनिट विच इज टेस्ला। If radius of the loop is 1 meter, the induced EMF in the loop at t equal to 2 सेकेंड कितना होगा। तो क्लियरली सवाल इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, और हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ हम कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, फैराडेज लॉ से। तो फैराडेज लॉ को यूज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। मैं यहाँ बी ए कॉस थीटा यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो 3t³ जे कैप प्लस 3t² के कैप। अब यहां से लिखने के बाद अब प्रॉब्लम आती है कि यार एरिया वेक्टर का क्या करें। यहीं पे काम आता है ये एक्स वाई प्लेन जो लिखा है। तो मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड तो एरिया के बराबर ही होता है। तो इस सर्कुलर लूप का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, तो मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कहां पर होता है, आपके प्लेन से परपेंडिकुलर। तो अगर आपका सर्कुलर कॉइल एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होता है, ऑब्वियसली के कैप।
ठीक है, अगर ये x है, ये y है, ठीक है, ये x और y है और सर्कुलर लूप इस प्लेन में है, तो x और y से परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होगा, जो बाहर की तरफ निकल रहा है, तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, k कैप, जो बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है आपकी स्क्रीन से बाहर की, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा k कैप। तो हमारा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते टाइम क्या लिखोगे, पाई k कैप, क्योंकि एरिया निकालते टाइम रेडियस 1 ले लिया तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो चलो पाई k कैप आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा देखो मैग्नेटिक फ्लक्स j का j के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, k का k के साथ होगा तो ये आएगा 3 पाई t स्क्वायर, वी गेट द फ्लक्स, इतना फ्लक्स एसोसिएटेड है विद द सर्कुलर लूप। अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ अगर हमें कैलकुलेट करना है इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, अब कई बार ये भी दिक्कत आती है कि सर माइनस साइन लेके चलना है कि नहीं, कई बार आप देखोगे बुक्स में आंसर माइनस साइन के साथ है, कई बार माइनस साइन के साथ नहीं है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप लोग माइनस साइन के साथ ही सॉल्व करो। लास्ट में आंसर आने के बाद अगर आपको दिखता है ऑप्शन में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब चारों ऑप्शन में कोई नेगेटिव है ही नहीं आंसर, तो आप मैग्नीट्यूड बता दो, ठीक है। बट अगर आपको ऑप्शन में कुछ आंसर पॉजिटिव में दिख रहे हैं, कुछ नेगेटिव में दिख रहे हैं, इसका मतलब आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप साइन के साथ ही आंसर बताओ, ठीक है। तो आप शुरू से ही साइन के साथ ही लेके सॉल्व करो, तो जैसे E इक्वल टू एन। अब नंबर ऑफ टर्न्स तो यहाँ पर है नहीं या मेंशन नहीं है, तो 1 ले लेते, लेट मी चेक, कुछ मेंशन तो नहीं किया, हाँ नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। डी फाई बाई डी टी, तो फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 3 पाई टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, तो हमारा ये इंड्यूस ईएमएफ एट एनी टाइम टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी कितना आ गया, माइनस 3 पाई इंटू 2t, दैट इज इक्वल टू 6 पाई टी। अब हमें इंड्यूस ईएमएफ किस टाइम पे कैलकुलेट करना है, 2 सेकंड पे, तो यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 12 पाई वोल्ट्स। अब देखो यहाँ पर आया ना आंसर माइनस में, बट मुझे ऑप्शन में अगर दिखा कि कोई है ही नहीं, जैसे यहाँ देख लेता हूँ, यहाँ पर उन्होंने देख रखा है एन पाई वोल्ट्स, एन पाई वोल्ट्स, तो इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, सिर्फ नेगेटिव साइन तो लिया ही नहीं इन्होंने, तो मैग्नीट्यूड लिया तो मैं जस्ट मॉड लिख दूंगा कि हमारा इंड्यूस ईएमएफ कितना है, 12 पाई वोल्ट्स, तो हमारा एन की वैल्यू कितना हो गया, 12, ठीक है। किधर गया, तो एन की वैल्यू कितना आ गया, 12, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, तो अगर इन केस अगर कंफ्यूजन होता है कि नेगेटिव लेना है कि नहीं लेना, आप जिस नेगेटिव लेके चलो, लास्ट में अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए नेगेटिव साइन जो है इंड्यूस ईएमएफ का आंसर बताते थे। देखो अगर करंट का आंसर निकालना है जैसे इस क्वेश्चन में, तो डेफिनेटली आपको मॉड ही लेना चाहिए, क्योंकि मॉड जो करंट बेसिकली नेगेटिव साइन जो होगा वो करंट का ही डायरेक्शन बस बताता है और कुछ भी नहीं। ओके, इस क्वेश्चन में द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल परपेंडिकुलर टू प्लेन, perpendicular to the plane varying according to the relation this, okay, if the resistance of the coil is 5 ohm then the induced current through the coil at t equal to 2 second। तो ये सवाल थोड़ा सा एक स्टेप और इजी हो जाता है क्योंकि इसमें फ्लक्स ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, फ्लक्स डायरेक्टली गिवन है तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, हमारे लिए इजी हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, विच इज माइनस डी फाई बाई डी टी। कंसिडरिंग अभी यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया इसलिए, बट वरना तो एन को भी साथ में मेंशन करना होता है, देयर इज नो नंबर ऑफ टर्न्स, तो आगे बढ़ सकते हैं। तो माइनस नंबर ऑफ टर्न्स तो है नहीं 1, और फिर इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये कितना आ जाएगा, 15 टी स्क्वायर प्लस 8 टी प्लस 2, ये आ जाएगा डिफरेंशिएट करके। अब इसमें क्या करना है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर देना है, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 2 सेकेंड अगर हम पुट करते हैं नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 15 60 प्लस 16 प्लस 2, तो कुल मिला के ये ईएमएफ आ जाता है अपने पास 178 वोल्ट्स। नेगेटिव नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ईएमएफ हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं कि कितना ईएमएफ आएगा, तो यहाँ पे भी मॉड ले लेंगे, ये आपका आ जाएगा 78 वोल्ट्स आ जाएगा। जैसे ही आ गया, अब हम करंट निकालते हैं, तो इंड्यूस करंट निकालने का तरीका, तो इंड्यूस करंट होता है इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। इंड्यूस ईएमएफ
8 वोल्ट्स इन डिवाइडेड बाय 5 रेजिस्टेंस। एक बार ध्यान से देख लेना कि रेजिस्टेंस टोटल वैल्यू है, एक सिंगल टर्न की वैल्यू है, या सभी टर्न्स को मिलाकर है। ये थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो सकता है पेपर के टाइम पे। अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पर एक ही टर्न है और उस टर्न का जो रेजिस्टेंस है वो कितना 5 ओम है, तो यहाँ तो वो कंफ्यूजन नहीं है। तो इवन इफ हमने ध्यान नहीं दिया होता तब भी आ जाता है, बट आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप डिवाइड करते टाइम टोटल रेजिस्टेंस को ही डिवाइड करें। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 128.5.6 एम्पियर। डिवाइड करने के बाद तो ये आ जाएगा 15.6 एम्पियर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल रही हो कि बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, बस आपको ध्यान से पढ़ना है और कैलकुलेशन अच्छी करनी है। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ एरिया ए एंड एन टर्न्स, तो यहाँ पर आप स्पेशली एन टर्न्स दिया तो हम ध्यान रखेंगे इस चीज का, इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन अ यूनिफॉर्म फील्ड बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, तो एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू बी है। ओके, magnetic flux phi and the induced EMF E across it at any instant when B is parallel to the plane of coil R. Okay, तो हमें एक सिनारियो निकालना है, हमें एक कॉइल बनाना है। तो कॉइल हम ले लेते हैं ऐसे, सर्कुलर कॉइल जरूरी नहीं है बट कॉइल ले लिया हमने, इसका एरिया ए। अब हमें बोला है कि इंड्यूस ईएमएफ तब निकालो जब बी जो है वो पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें जो मैग्नेटिक फील्ड लेना है वो इस कॉइल के पैरेलल लेना है। आई डोंट नो कि अभी डायरेक्शन किधर है बट पैरेलल लेना है। तो मैंने ऐसे एक पैरेलल फील्ड ड्रॉ कर लिया जो उसी प्लेन में हो, और आपको पूछा इस मोमेंट पर कितना फ्लक्स होगा, नहीं फ्लक्स नहीं, हाँ कितना फ्लक्स होगा और कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, स्केलर फॉर्म में लिख रहा हूं अभी मैं। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, बी और कॉस थीटा पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बी दे रखा है, एरिया ए दे रखा है। अब कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू, तो थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड तो दिख रहा है, एरिया वेक्टर कहां होगा? तो अगर ये आपका प्लेन है कॉइल का, तो प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, तो कुछ ऐसा बाहर की तरफ स्क्रीन की से बाहर आएगा। तो इसकी वजह से आपके एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा 90। और हमें पता है cos 90 जीरो है, तो फ्लक्स कितना हो गया जीरो। और अगर फ्लक्स जीरो है तो ऑब्वियसली बात है ईएमएफ भी कितना जीरो, ईएमएफ भी कितना होगा डी फाइव। अच्छा रोटेट कर रहा है तो इसमें ये निकालना पड़ेगा, ईएमएफ की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये तो आपका फ्लक्स हो गया। अब ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये रहा कॉइल और स्टार्टिंग में इन्होंने दे रखा है। ठीक है, रोटेटिंग स्टार्ट कहां से किया है, मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस परपेंडिकुलर टू बी। तो पहले जब स्टार्ट किया था इसने, तो किधर गया, जब इसने स्टार्ट किया था तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन जो था वो ऐसे था, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे था। ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो आपके मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर था। तो मैंने एक परपेंडिकुलर फील्ड ड्रॉ किया है इस तरह से, और यहां से ओमेगा से घूमना शुरू किया है, ऐसा दे रखा है ओमेगा से घूमना शुरू किया। ठीक है, अब इसमें अगर हमें निकालना है, पहले तो मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूं एट एनी टाइम टी। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालता हूं एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा बी ए कॉस थीटा, बस हमें थीटा निकालना पड़ेगा। तो इस केस में देखोगे राइट नाउ एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ है। ठीक है, या बाहर की तरफ जैसे मर्जी ले लो, सेम ही आंसर आएगा। तभी मैं परपेंडिकुलर अंदर की तरफ ले रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है, तो दोनों राइट नाउ पैरेलल है। ठीक है, दोनों राइट नाउ क्या है पैरेलल है। बट जैसे ही रोटेट करना शुरू होगा आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों भी पैरेलल है। जब आपका कॉइल घूमना शुरू होगा तो एरिया वेक्टर भी उसके साथ घूमेगा और ऐसे घूमता हुआ दिखेगा राइट नाउ। तो इनके बीच एंगल बन जाएगा, इनके बीच क्या बन जाएगा एंगल। और वो एंगल हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि कितना एंगल मूव होता है वो ओमेगा टी के बराबर आता है अगर अल्फा जीरो है तो। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ रखा है, तो अल्फा जीरो होने की वजह से थीटा एंगल मूव्ड कितना होगा ओमेगा टी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी टाइम टी कितना हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी।
तो हमारा इंड्यूस ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो ये करोगे एंड नंबर ऑफ टर्न्स भी है, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स भी है, ई इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। तो ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएट करके कॉस, तो एन ए एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन हो जाएगा। चलो अब मैच करा लेते हैं इस चीज को। तो जिस मोमेंट पर, ठीक है देखो अब जिस मोमेंट पर ये आ गया ना, जिस मोमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाएगा तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90। तो एंगल की वैल्यू 90 हो गया तो आपका फ्लक्स तो जीरो हो गया, बट आपका इंड्यूस ईएमएफ जब एंगल 90 हो जाएगा, जब एंगल 90 हो जाएगा तब देखो कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा, क्योंकि साइन 91 होता है। हमारा आंसर कितना हो गया, फ्लक्स की वैल्यू जीरो बट इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए ओमेगा। अब ये क्योंकि क्वेश्चन काफी कॉमन है तो हम इसको एज ए कॉन्सेप्ट की तरह याद रखें कि जब भी कोई कॉइल इस तरह से रोटेट करता है इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका इंड्यूस ईएमएफ जो आता है वो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आता है। वी कैन जस्ट रिमेंबर इट, वेरी कॉमन क्वेश्चन है, इस वी कैन जस्ट रिमेंबर इट। और इसमें ये वाली जो वैल्यू है वो भी याद रख सकते हो, उसके साथ समझ में आ जाता है कि ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू। तो राइट नाउ जब ये सिचुएशन होगा ना, ये सिचुएशन जो आंसर आया था इसमें, इस सिचुएशन में मैक्सिमम ईएमएफ होगा राइट नाउ, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो चुका होगा। चलो अगला पॉइंट ट्राई करते हैं इसी तरह से। A conducting circular loop placed in a uniform magnetic field of this amount of field with its plane perpendicular to the field। तो चलो एक लूप बना लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर एक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं। तो दिस इज द फील्ड जो इसके परपेंडिकुलर है, हमने कंसिडर कर लिया है, ठीक है। Somehow the radius of the loop start expanding at a constant rate 1 mm per second। ओके, तो इसका रेडियस जो है ना, इसका रेडियस जो है ये एक्सपैंड करना शुरू कर गया, फैलना शुरू कर गया। तो अगर रेडियस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और हमें यही इंड्यूस ईएमएफ निकालना है उस इंस्टेंट पर जब रेडियस कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस की वैल्यू एग्जैक्ट 2 सेंटीमीटर होगा उस टाइम पे ईएमएफ निकालना। तो चलो पहले तो हम निकालेंगे फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगा बी ए, एरिया की वैल्यू मैं अभी जस्ट ए रखता हूं, ठीक है, बी ए, और आ जाएगा कॉस जीरो, ठीक है। इसका आगे इलाबोरेट कर देते हैं, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर और कॉस जीरो तो 1 हो गया। तो ये हमारा फ्लक्स हो गया। अब इस फ्लक्स में या इस सवाल में यूनिक ये है कि अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, अब क्या चेंज हो रहा है, रेडियस, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो अब अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना होगा, इंड्यूस ईएमएफ अगर हमें निकालना होगा तो हम फिर से क्या लिखेंगे, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब मुझे सिर्फ मॉड चाहिए तो मैं दोनों साइड मॉड ले लूंगा, ठीक है, और माइनस साइन हटा दूंगा मैं। तो अब n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स देख लेते हैं, कुछ मेंशन किया है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कुछ मेंशन नहीं कर रखा है तो 1 ले लेंगे, 1। अब डी फाइव बाई डी टी देखो, तो डी फाइव बाई डी टी कितना होगा, आपका फ्लक्स है बी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, है ना, तो कितना आ जाएगा, बी और पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 आर डी आर बाई डी टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा था, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.4। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया हमने 0.4। पाई की वैल्यू लेट मी चेक कि पाई पुट करना है कि नहीं, तो पाई को पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पाई नहीं दे रखा है, तो पाई की वैल्यू भी हमें लिखना पड़ेगा 3.14। उसके बाद नेक्स्ट है 2 टाइम्स रेडियस। रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इसमें दे रखा है, जिस मोमेंट पे हमें निकालना है उस मोमेंट पे रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे हम निकालेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 डिवाइडेड बाई 100। और डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी आपको समझना होगा कि यहाँ पे जो टर्म आया डी आर बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। और ये भी आपको दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस कितना है, 1 mm पर सेकेंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 1 mm, इसको कन्वर्ट किया मीटर्स में 10⁻³ पर सेकेंड। और यहाँ से आप टोटल इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हो कि कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा जब इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग ट्राई करेंगे, और इस बार हम लोग लेंजेस लॉ को
अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा, अ कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन द फिगर बिलो, दिस इज द फिगर जिसमें आपको कॉइल और आपको यहाँ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऑलरेडी दिखा रखा है, ठीक है। इंड्यूस करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज ऑलरेडी दे रखा है और जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ दे रखा है, देखो बाहर की तरफ है। तो आपको पूछा है कि क्या पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको पूछा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा है तो अभी हमें यही सोचना है कि मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के ऑप्शंस निकालने के लिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम। तो देखो अगर ये कॉइल है तो चेक कर लेते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है और ये डिक्रीज कर रहा है तो बताया था अगर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज करेगा। तो हमारा ट्रिक क्या बताता है, अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो हमारा इंड्यूस फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा। तो इंड्यूस फील्ड सेम डायरेक्शन में ड्रॉ कर दो और इंड्यूस फील्ड सेम डायरेक्शन में ड्रॉ करोगे तो इस केस में करंट कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें करंट कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब सही आंसर, पहला ही आंसर हमारा सही हो जाता है। हम रेस्ट ऑफ देम भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे ये सी ऑप्शन आउटवर्ड एंड इंक्रीजिंग विद टाइम। तो अगर ये इंक्रीजिंग होता, ठीक है, अगर आउटवर्ड होता और इंक्रीजिंग होता तो उस केस में फ्लक्स इंक्रीज करता और फ्लक्स इंक्रीज करता विच मीन्स कि आपका इंड्यूस फील्ड इसके ऑपोजिट बनाता है। तो ऑपोजिट बनाता तो मैं अंदर की तरफ बनाता और उस केस में करंट कैसा आता है, क्लॉकवाइज। बट हमें तो एंटी क्लॉकवाइज चाहिए इसलिए वो गलत हो जाता है। बी और डी में क्या गड़बड़ है वो देखो, बी में क्या है, पैरेलल टू द प्लेन दिया हुआ है। तो इसका मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे दे रखा है, ये बोल रहा है ऐसे होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हुआ तो इसमें तो फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा ना, फ्लक्स की वैल्यू ही कितनी है, जीरो। फ्लक्स एसोसिएटेड ही नहीं है। तो इवन इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी होता है तब भी फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपका इंड्यूस ईएमएफ भी जीरो आएगा। तो इसलिए ये दोनों सी और बी और डी ऑप्शन भी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करो, कोई डाउट्स आता है कमेंट में मेंशन करो। आई होप कि ये पॉइंट्स जो है काफी इजीली आपको क्लियर हो। आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से रिवाइज करो एंड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेंशन करो, ठीक है। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो में।